हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस सेशन में हम जो आपका आने वाला KLP सेशन टेस्ट है फिज़िक्स में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन है, तो उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेंगे by solving some problems. Okay, by solving some problems. The first problem I have here is when a system shown in the figure is released का पहले मतलब कि initial velocity जो है वो 0 के बराबर है. It starts moving. Find the time taken by the block M2 to reach the pulley. Coefficient of friction between M2 and the surface is mu. So हमारे पास सिस्टम जो है, डायग्राम जो है, ये हमारे पास पुल्ली है. वी हैव अ ब्लॉक हेयर जिसका मास M2 के बराबर है एंड अ ब्लॉक हेयर जिसका मास M1 के बराबर है. सिस्टम को रिलीज किया गया है फ्रॉम रेस्ट, तो दोनों ब्लॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 के बराबर होगी. यहां से पुल्ली तक डिस्टेंस d कही गई है, इसमें टाइम कितना लग जाएगा वो आपने बताना है. ओके, सो मोशन हो रही है, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली होगा. फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं. यहां पर M1G, यहां पर टेंशन T, यहां पर टेंशन T, यहां से Fk, यहां से M2G और यहां पर नॉर्मल फोर्स. पहली बात, Fk हमें पता है, आपको पता होना चाहिए, इज म्यू टाइम्स n, म्यू के टाइम्स n, सिंपली म्यू यहां पर यूज कर लेंगे, और n जो है वो M2G के बराबर होगा. सो दिस इज म्यू टाइम्स M2G. सो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पहले आपको पता है. अब जाके व्हाट विल डू इज विल फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. वही एक्सेलरेशन इसकी भी होगी, फिर काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके टाइम निकालेंगे. ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके टाइम निकालेंगे. तो एक्सेलरेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी? सिस्टम अगर मूव कर लेगा तो वो इस लाइन के अलोंग मूव कर लेगा. ओके, इस लाइन के अलोंग मूव कर लेगा, और ये ब्लॉक नीचे मूव कर लेगा विद सम एक्सेलरेशन a, और ये ब्लॉक राइटवर्ड मूव कर लेगा विद द सेम एक्सेलरेशन वैल्यू a. ओके, विद द सेम एक्सेलरेशन वैल्यू a. दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा. अब लाइन ऑफ मोशन के अलोंग, ये जो लाइन, जिस लाइन के अलोंग मोशन होगी, अब यही बात जो है वो हर किसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम में यूज होगी जिसमें ऐसा कुछ होगा, जिसमें फिक्स पुलीज स्पेशली होंगी. तो इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग फोर्सेस जो इन्वॉल्व है, एक तो M1G है और T है, यहां पर T है, यहां पर Fk है. इस M2G का कोई कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं है, नॉर्मल फोर्स का कोई कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं है. सो 1 2 3 एंड 4 फोर्सेस आर देयर. अगर आप यहां पर भी दिखाना चाहें टेंशन और टेंशन, तो वो और 2 6 बन जाएंगे. लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस तो एक तो M1G है और Fk है, ये तो इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे अगर आप पूरा सिस्टम कंसिडर कर लेंगे. ये एक दूसरे के वजह से हैं. ये जब यहां से खींचेगा, ये पुल करने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन के वजह से, तो उसके वजह से ये जो आपस में खिंचाव है, रस्सी में आ रहा है, तो उसके वजह से ये टेंशन फोर्सेस है. तो इंटरनल फोर्सेस बनेंगे. आप सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर कर लें. और ये वाला फोर्स जो है वो अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, आई विल कॉल दिस पॉजिटिव डायरेक्शन एंड आई विल कॉल दिस नेगेटिव डायरेक्शन. तो M1G पॉजिटिव डायरेक्शन में है, M2G जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, Fk जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, M1G जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. तो एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ओके, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कि एक्सेलरेशन मैं लिखूंगा एज नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज M1G माइनस Fk. Fk के बदले में मैं ये लिखूंगा, सो माइनस म्यू टाइम्स M2G डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज M1 प्लस M2. ओके, M1 प्लस M2. तो यहां पर G को कॉमन ले लें. ओके, G को कॉमन ले लें. सो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू M1 माइनस म्यू टाइम्स M2, M1 माइनस म्यू टाइम्स M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स G. यह है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. इसकी भी एक्सेलरेशन यही होगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड. इसकी भी एक्सेलरेशन यही होगी, डायरेक्शन राइटवर्ड. ओके, डायरेक्शन राइटवर्ड. अब M2 को कंसिडर कर लेते हैं. ओके, M2 को आप कंसिडर कर लेते हैं. M2 में
सो फॉर m2 डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो d के बराबर है। एक्सेलरेशन a है जो किसके बराबर है, वो हमें पता है, वो अब हमें पता है। सो डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। रिमेंबर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आपने रिलीज किया है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है। व्हाट वी डोंट नो इज फाइनल वेलोसिटी, तो वो इक्वेशन हम यूज कर लेंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी। ओके, जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी, तो वो कौन सी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s के बदले में d, u जीरो के बराबर, तो ये सारी टर्म जीरो, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू यहां पर 1/2, 1/2, a के बदले में ये सारा m1 माइनस म्यू टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स g, और साथ में t स्क्वायर। ओके, साथ में t स्क्वायर, और रिमेंबर हमें t चाहिए। ओके, हमें t चाहिए, तो t निकालते हैं अब। t स्क्वायर यहां से इज इक्वल 2 ऊपर, सो 2d, m1 प्लस m2 ऊपर, तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई ये सारा नीचे m1 माइनस म्यू टाइम्स m2। ओके, और g भी नीचे आएगा, g भी नीचे आएगा। फाइन, अब ये t स्क्वायर है, तो स्क्वायर को दूसरे साइड से ले लें तो इसका रूट बन जाएगा, वो मैं यहीं पर कर लूंगा। स्क्वायर को इस साइड से हटाते हैं तो दूसरे साइड से आपने रूट लेना पड़ेगा, तो ये रूट, so t is equal to under root of 2d times m1 plus m2 divided by m1 minus mu times m2 into g। ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। अंडर रूट ऑफ 2d m1 plus m2 डिवाइडेड बाई g टाइम्स m1 माइनस म्यू टाइम्स m2, m1 माइनस म्यू टाइम्स, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, ये रहा यहां पर, पहला ही ऑप्शन है। अंडर रूट ऑफ 2d टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई g टाइम्स m1 माइनस म्यू टाइम्स m2। ओके, सो नेक्स्ट पे जाते हैं अब। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द 2 kg ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द 5 kg वेज, ऑन द 5 kg वेज। इसमें याद करें जरा, आपने आई एम श्योर पढ़ा है स्यूडो फोर्सेस। जब भी आप एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में होते हैं तो आपको स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और स्यूडो फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो भी रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना है। तो यहां पर हम स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस कर लेंगे, उससे आसानी होगी। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। अगेन हमारे पास पुल्ली हैं जो फिक्स्ड हैं, यहां से वी हैव ए वेज शेप्ड ब्लॉक, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री के बराबर है। इस पे ये ब्लॉक जो है 2 kg ब्लॉक है, यहां पर 2 kg ब्लॉक, और ये खुद 5 kg ब्लॉक है। यहां से वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m। ओके, ब्लॉक ऑफ मास m। फाइन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, हमें m का वैल्यू बताना है ताकि ये ब्लॉक जो है इस पे रेस्ट पे ही रहे। दैट मींस रिलेटिव टू द वेज रेस्ट पे रहना चाहिए, रिलेटिव टू द वेज रेस्ट पे रहना चाहिए। ये जब नीचे आएगा तो ये पूरा सिस्टम दाईं ओर मूव कर लेगा, पूरा सिस्टम दाईं ओर मूव कर लेगा, लेकिन ये जो है इसके साथ ही मूव कर लेगा, ना ही इसके प्लेन के अलोंग नीचे जाएगा, ना ही इसके प्लेन के अलोंग ऊपर जाएगा। तो विद रेस्पेक्ट टू द वेज रेस्ट पे होना चाहिए। ओके, विद रेस्पेक्ट टू द वेज रेस्ट पे होना चाहिए। तो उसके लिए m का वैल्यू क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन क्या होगी। सिस्टम मूव कैसे कर लेगा, सिस्टम विल मूव अलोंग दिस लाइन, लाइन ऑफ मोशन जो हमने इससे पहले भी किया। ये एक डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन। ये नीचे एक्सेलरेट कर लेगा विद सम एक्सेलरेशन ए, ये दाईं ओर एक्सेलरेट कर लेगा विद सम एक्सेलरेशन ए। वेज और ब्लॉक एक साथ दे आर लॉक टू ईच अदर, सो एज इफ इट्स अ सिंगल बॉडी। आप ऐसे मान के फिलहाल चले कि ये एक सिंगल बॉडी है अभी तक। नीचे एक्सेलरेशन है तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे, इसको नेगेटिव डायरेक्शन कहेंगे।
अब फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर mg जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, यहां पर T जो इंटरनल फोर्स होगा, यहां पर भी T जो अगेन इंटरनल फोर्स होगा। ओके, बाकी नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में वो हम ड्रॉ नहीं कर लेंगे, हम सिर्फ फोर्सेस ड्रॉ कर लेंगे अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। एक्सटर्नल फोर्स खाली mg है, एक्सटर्नल फोर्स खाली mg है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो है वो किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स, इससे पहली वाली प्रॉब्लम में भी किया, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ मोशन दैट इज mg डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। वो कितना है? एक तो वहां पर m है और यहां पर 5 और 2 7 हैं, तो +7। तो ये होगी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द, इसकी भी एक्सेलरेशन, इस पूरे मिला के इन दोनों की भी एक्सेलरेशन। अब हम इसको कंसिडर कर लेते हैं रिलेटेड टू वेज। ओके, क्योंकि इट हैज टू रिमेन एट रेस्ट रिलेटेड टू वेज। ओके, रिलेटेड टू वेज अब कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर मैं ड्रॉ कर लूंगा, ये यहां पर ऐसे, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। चलिए फिलहाल थीटा लेते हैं, लास्ट में फिर 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और ये वेज जो है इट इज एक्सेलरेटिंग राइटवर्ड विद एक्सेलरेशन a। आप अगर वेज के अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, ये आप हो, डोंट माइंड दैट, ये आप हो, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये रेस्ट पे है, आपके हिसाब से ये रेस्ट पे है। आप वेज के अंदर हो तो आपके हिसाब से ये रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे हैं तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन आप एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है तो आपको पहले स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका मास? जिस ब्लॉक को आप कंसिडर कर रहे हैं उस ब्लॉक का मास, उस ब्लॉक का मास। और किस डायरेक्शन में? अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। इसकी राइटवर्ड है तो इसकी लेफ्टवर्ड होगी। अब वो जो 2 kg ब्लॉक है, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल आई विल ड्रॉ इट विद अ पॉइंट देयर। यहां पर इस पॉइंट, इसको एज पॉइंट दिखाते हैं, ये 2 kg है। ओके, 2 kg। तो फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, पहले रूटीन फोर्सेस, फिर जाके स्यूडो फोर्स। रूटीन में से भी पहले फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स जो है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसे रिजॉल्व कर लेते हैं पहले ही। ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। ये आई एम श्योर आपने काफी बार किया होगा ऐसे। देन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट सिर्फ सरफेस के साथ हैं तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स। ओके, सिर्फ नॉर्मल फोर्स। फिर जाके अब स्यूडो फोर्स। ओके, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स मस्ट बी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, क्योंकि वेज ही हमारा रेफरेंस फ्रेम है। तो वेज के एक्सेलरेशन राइटवर्ड है तो स्यूडो फोर्स जो होगा वो लेफ्टवर्ड होना चाहिए। किसके बराबर? मास जो 2 kg के बराबर है। ओके, हमने यहां पर भी m ले लिया, ये 2 है, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। ओके, एम ए लेना है, इसका मास 2 है और एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। यहां पर 2g cos थीटा, यहां पर 2g sin थीटा। अब इस 2a को जरा रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 2a का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा 2a cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी 2a sin थीटा। और रिमेंबर थीटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। ओके, 30 डिग्री के बराबर। नाउ फॉर दिस ब्लॉक टू बी, अच्छा फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में, सो विल टेक इट फ्रिक्शनलेस, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो रेस्ट पे रहने के लिए अलोंग द सरफेस 2g sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2a cos थीटा। ओके, 2g sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2a cos थीटा। सो 2a cos theta must be equal to 2g sin theta. Remember theta is 30 degrees. Okay, theta is 30 degrees. तो यहां पर कैंसिलेशन देखें कि क्या क्या हो रहा है। 2 and 2 will cancel out. So a, जिसके बदले में हम ये लिखेंगे, okay, इसके बदले में ये लिखते हैं, a is mg divided by m plus 7. Okay, m plus 7 into cos of 30 degrees. Cos of 30 degrees, cos of 30 होता है √3/2 is equal g टाइम sin of 30, sin of 30 होता है 1/2। अब कैंसिलेशन करते हैं, g and g will cancel out, 2 and 2 will cancel out, anything else, so हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहां पर √3 और m बच गया, √3m
इज इक्वल m प्लस 7 ऊपर जाएगा m प्लस 7. सो दिस इंप्लाइज इस m को यहां लाते हैं तो नेगेटिव बन जाएगा, m को कॉमन लेते हैं यहां √3, इसका -1, रिमेंबर यहां आके -1 बन गया, इज इक्वल टू 7. सो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. 7 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. 7 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. ऑप्शंस में 7 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 kgs इज ऑप्शन 2. ओके, इज ऑप्शन 2. फाइन. तो स्यूडो फोर्स अगर आपको आ रहा है इंट्रोड्यूस करना तो दिस इज वेरी इजी देन. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन स्यूडो फोर्स वाली प्रॉब्लम है, तो यहां पर भी आपको स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना है. एट व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली will the string makes an angle of 37 degrees with the vertical in equilibrium. So equilibrium important hai. Okay, equilibrium is important. If a small mass is attached to the bottom of the string, if the small mass is attached to the bottom of the string, so what do we have is हमारे पास kind of bus है, made in China bus, moving with some acceleration a. यहां पर एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल सी बात, पेंडुलम, इसमें थ्रेड है और नीचे कुछ मास लगा हुआ है, तो सिंपल पेंडुलम है, वो एक्सेलरेशन के वजह से पीछे की ओर आएगा. तो यहां पर ये एंगल आपसे बताया गया है कि 37 डिग्री होना चाहिए. तो 37 डिग्री होने के लिए हमें बताना है एट व्हाट एक्सेलरेशन, तो ए हमें निकालना है, ए कितना होना चाहिए ये एंगल 37 होने के लिए. मास ऑफ द बॉब दिया हुआ है कितना, नो मास नहीं दिया हुआ है, चलिए मास नहीं दिया हुआ, लेट्स अज्यूम कि मास जो है वो m के बराबर है. लेट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस फोर्सेस. लेट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस फोर्सेस. पहले तो रूटीन फोर्स हम कैसे ऑब्जर्व कर लेंगे, हम कार्ट के अंदर, बस के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर लेंगे. सो दिस इज यू, डोंट माइंड दैट. अगर आप अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं तो आप एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम के अंदर हैं, तो आप स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस कर लेंगे और आपके हिसाब से ये रेस्ट पे है. ओके, आपके हिसाब से यहां पर रेस्ट पे है, गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ उसके हिसाब से रेस्ट पे है. तो फोर्सेस पहले रूटीन फोर्सेस यूज कर लेंगे, उनमें से पहले फील्ड फोर्स, फिर जाके कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर जाके स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस कर लेंगे. रूटीन फोर्सेस में फील्ड फोर्स में mg, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में से रस्सी के साथ कॉन्टैक्ट है तो टेंशन फोर्स T, फिर जाके स्यूडो फोर्स विच मस्ट बी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, किसके बराबर, मास ऑफ द बॉब इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम. T को रिजॉल्व कर लेते हैं. T का ये 37 है तो ये भी 37 होगा. सो दिस इज T cos 37 एंड दिस इज T sin 37. ओके, T sin 37. तो ये हमारे पास सिचुएशन है. ओके, ये हमारे पास सिचुएशन है. सो अब नेट फोर्स 0 होना है क्योंकि रेस्ट पे है. नेट फोर्स 0 होना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू ma और वर्टिकल डायरेक्शन में T cos थीटा मस्ट बी इक्वल mg विद थीटा इक्वल टू 37 डिग्रीज. तो वो लिखते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन T sin 37 डिग्रीज इज इक्वल टू ma और वर्टिकल डायरेक्शन में T cos 37 डिग्रीज इज इक्वल टू mg. तो डिवाइड कर लें दोनों को. ओके, डिवाइड कर लें दोनों को. T एंड T विल कैंसिल आउट. साइन 37 डिवाइड बाय cos 37 इज tan 37 इज इक्वल m एंड m विल कैंसिल आउट, तो a डिवाइडेड बाय g. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू g tan 37 डिग्रीज. ओके, g tan 37 डिग्रीज. अब tan ऑफ 37 डिग्री से आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. 37 degrees is very famous. 3, 4, 5 triangle. 3, 4, 5 right angle triangle. 5 और 3 के बीच में एंगल 53 डिग्री होता है और ये वाला एंगल फिर 37 डिग्री होता है. tan ऑफ 37 आपको चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. सो 3 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3/4g. 3/4g. 3 दिस इज g का वैल्यू अगर आप 10 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सो दिस बिकम 30 डिवाइडेड बाय 4. ओके, 30 डिवाइडेड बाय 4. 4 into 7 is 28. 2, 4
into 5. So 7.5 meter per second squared. 7.5 meter per second squared. So option 1, 7.5 meter per second squared. Is that fine? चलिए, so again pseudo force introduce किया, then it becomes easy. Let's move on to the next one. In figure shown, acceleration of system at any time will be. Simple Edwards machine है, आपको formula पता होना चाहिए. Edwards machine, so we have this pulley. यहां से एक ब्लॉक है, यहां से और एक ब्लॉक है. This is suppose M1, this is M2. तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. ओके, डायरेक्टली आपको एडवर्ड्स मशीन के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए. एक्सेलरेशन इज डिफरेंस ऑफ मासेस m1 minus m2 divided by sum of masses m1 plus m2 into g into acceleration due to gravity. अब m1 यहां पर 3m है और m2 m है, m 3m, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. m1 के बदले में 3m माइनस m2 के बदले में m डिवाइडेड बाई 3m प्लस m इंटू g. 3m minus m is 2m divided by 3m plus 1 m is 4m into g. M and m cancels out, 2 into 2, so this is g divided by 2. g divided by 2. ओके, हाँ, g को ऐसे रखा है ऑप्शंस में, तो g divided by 2 is first option, 1 by 2 times g. Okay, 1 by 2 times g. Okay, so let's move on. In the figure shown, the pulley is moving, so we have a movable pulley this time. Okay, we have a movable pulley this time with velocity u as shown. What is the velocity of the block attached to the string? What is the velocity of the block attached to the string? Let me first draw the diagram. ये ब्लॉक यहां पर हमारे पास है. पुली जो है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u. ओके, पुली जो है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u. तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक? लेट्स सपोज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो है दैट इज इक्वल टू v. ओके, दैट इज इक्वल v. v आपको बताना है कि किसके बराबर है. ओके, v आपको बताना है कि किसके बराबर है. सो विल यूज समथिंग वी कॉल एज पॉइंट मेथड. स्ट्रिंग का ये एंड पॉइंट यहां पर जो कॉन्टैक्ट के साथ है वॉल के साथ, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है पुली के साथ कॉन्टैक्ट, और ये वाला पॉइंट जहां पर पुली के साथ इसका कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है. स्ट्रिंग का यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्ट है, यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्ट है, तो उस कॉन्टैक्ट के एंड पॉइंट्स आप कंसिडर कर रहे हैं. ओके, सिर्फ एंड पॉइंट्स कंसिडर करने, फिर जाके ये पॉइंट कंसिडर करना है जो इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है. सो सिर्फ स्ट्रिंग के वो पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं जो किसी ना किसी के साथ, किसी और बॉडी के साथ अटैच्ड है. नाउ इन पॉइंट्स के साथ हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स की वेलोसिटीज हम कंसिडर कर लेंगे, उनका अलजेब्रिक सम लेंगे, और वो अलजेब्रिक सम जो है वो 0 के बराबर होगा. कॉन्स्टेंट इक्वेशन, स्ट्रिंग की लेंथ कॉन्स्टेंट रहती है, ये सब वहां से आता है. तो अब मैं यहां पर लिखता हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है, ये पॉइंट जो है वो पुली के साथ ही मूव कर लेगा तो u राइटवर्ड, ये भी पुली के साथ ही मूव कर लेगा तो u राइटवर्ड. इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो v है, नो सॉरी 0 नहीं v, ब्लॉक के साथ ही मूव कर लेगा तो इसकी v है राइटवर्ड. जिस वेलोसिटी के वजह से स्ट्रिंग की लेंथ की इंक्रीज होने की टेंडेंसी रहेगी वो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और जिस वेलोसिटी से स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज होने की टेंडेंसी रहेगी वो नेगेटिव साइन के साथ लेना है. ये तो 0 है तो सीधे ही 0 प्लस ये u राइटवर्ड जा रहा है. ये अगर राइटवर्ड जा रहा है तो ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है दैट विल टेंड टू इंक्रीज, फिर एक्चुअली क्या हो रहा है वो डोंट केयर, टेंड टू इंक्रीज, तो ये आपको पॉजिटिव साइन के साथ लेना है तो u. सेम गोज विद दिस u, ये जब राइटवर्ड जाएगा तो इस स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा यहां से, तो u पॉजिटिव साइन के साथ. अब ये v जो है ये जब दाईं ओर मूव कर लेगा तो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो डिक्रीज होने की टेंडेंसी रहेगी, तो उसे माइनस साइन के साथ यूज करना है. दिस इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इंप्लाइज v को वहां लेते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस u. सो v इज इक्वल टू 2u. सो ऑप्शन 2. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. An object continues to accelerate until Newton's second law, net force is equal to mass into acceleration. जब तक फोर्स है तब तक एक्सेलरेशन है. ओके, जब तक फोर्स है तब तक एक्सेलरेशन है, और फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी.
नेट फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। एक्सेलरेशन होगी, हां डिक्रीज होगी। रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल्स, तो एक्सेलरेशन भी राइट एंगल्स पे होगी, तो एक्सेलरेशन होगी। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तभी एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। इट्स वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन वहां पर होगी। तो ऑप्शन 3, जब नेट फोर्स नहीं होगा तब एक्सेलरेशन नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A block is placed on a rough inclined plane whose inclination theta will be with the horizontal can be varied. Which of the following graphs best indicate variation of frictional force F as theta increased? As theta is increased. Okay, frictional force की variation आपको बतानी है कि कैसे vary कर लेगी। आपके पास क्या है? ये एक inclined surface है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहेगी नीचे आने की बिकॉज ऑफ एम जी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट ऑफ एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। अगर रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, फिलहाल रेस्ट पे कंसिडर कर लेंगे, ओके। एज लॉन्ग एज दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, as long as this block is at rest, नेट फोर्स जो होगा जीरो के बराबर होगा, नेट फोर्स जो होगा जीरो के बराबर होगा, और एफ एस जो होगा एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब थीटा के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि थीटा जो है उसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रॉम जीरो। जब ये इंक्लाइन प्लेन जो है यहां पर हॉरिजॉन्टल है तो थीटा जो है वो जीरो के बराबर है, थीटा जीरो के बराबर है। साइन जीरो जो है वो जीरो बन जाएगा, तो सारा जीरो बन जाएगा, तो उस टाइम एफ एस भी जीरो के बराबर होगा। ओके, एफ एस भी जीरो के बराबर होगा। देन एज यू इंक्रीज दिस एंगल थीटा, तो साइन ऑफ थीटा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिमेंबर, साइन ऑफ जीरो के बराबर है और साइन ऑफ 90 जो है वो 1 के बराबर है। तो जब आप एंगल थीटा को इंक्रीज कर लेंगे 0 to 90, तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है 0 to 1। साइन ऑफ थीटा इंक्रीज होगा तो ये सारा इंक्रीज होगा, ये सारा इंक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड साइड एफ एस भी इंक्रीज होगा। देन एज थीटा इंक्रीजेस, एफ एस जो है वो भी इंक्रीज होगा, एफ एस जो है वो भी इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, एम जी साइन थीटा इंक्रीज होगा तो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन हमें पता है कि एफ एस जो है वो अनलिमिटेड तादाद तक जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, इट हैज अपर लिमिट। सो इंक्रीज होते होते जब ये एफ एस मैक्स के बराबर बन जाएगा, एफ एस मैक्स के बराबर बन जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर बन जाएगा, जब ये एफ एस मैक्स के बराबर बन जाएगा तब हमें पता है ब्लॉक इज ऑन वर्ज ऑफ मोशन। ओके, ब्लॉक इज ऑन वर्ज ऑफ मोशन, और ब्लॉक इज ऑन वर्ज ऑफ मोशन, उस एंगल को अगर आपको याद हो, उस एंगल को हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं या फिर एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं जब एफ एस मैक्स होगा। तो अभी क्या हुआ, थीटा जीरो के बराबर, एफ एस भी जीरो के बराबर। थीटा आपने इंक्रीज किया, एफ एस भी इंक्रीज हुआ। इंक्रीज करते करते जब थीटा जो है रिपोज एंगल के बराबर बन जाएगा तो वहां पर एफ एस इंक्रीज होते होते एफ एस मैक्स बन गया होगा, एफ एस मैक्स बन गया होगा। अब अगर आप इसकी इंक्लिनेशन को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर लेंगे, ओके, थोड़ा सा भी इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा सा भी इंक्रीज करने से क्या होगा, ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अब एफ एस जो है वो यहां से फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, अब ब्लॉक की मोशन स्टार्ट होगी, ब्लॉक की मोशन स्टार्ट होगी। फोर्सेस फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एम जी साइन थीटा विद दिस एंगल थीटा। अब यहां से एफ के होगा, अब वहां से एफ के होगा, और यहां से एम जी कॉस थीटा, और यहां से नॉर्मल फोर्स। सो अब जब आप थीटा को इंक्रीज कर लेंगे तो एफ के का क्या होगा, अब एफ के इस पर डिपेंड नहीं कर लेगा, एफ के इस पे डिपेंड नहीं कर लेगा। एफ के तो म्यू टाइम्स एन होता है, दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स, नॉर्मली दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स। एफ के इज इक्वल म्यू टाइम्स एन, एज लॉन्ग एज नॉर्मल फोर्स इज कांस्टेंट, एफ के इज कांस्टेंट।
तो नॉर्मली नॉर्मल फोर्स वेरी नहीं करता है प्रॉब्लम में, इसलिए हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एफ के कांस्टेंट है। नहीं, एज लॉन्ग एज नॉर्मल फोर्स इज कांस्टेंट तब तक एफ के कांस्टेंट है। तो एफ के का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एफ के इसके साथ एम जी साइन थीटा के साथ एफ एस वॉज रिलेटेड विद इट। अब एफ के इसके साथ रिलेटेड नहीं है। एफ के का तो अपना अलग से फॉर्मूला है, अपना अलग से वैल्यू उसका होगा। अब इस एफ के का क्या होगा एज यू इंक्रीज दिस थीटा। अब एफ के जो है दैट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स, दैट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर। सो नॉर्मल फोर्स अगर एम जी कॉस थीटा के बराबर हुआ, अगर इन केस अगर नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट रहा तो एफ के भी कांस्टेंट रहेगा, नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हुआ तो एफ के भी इंक्रीज होगा, इन केस नॉर्मल फोर्स डिक्रीज हुआ तो एफ के भी डिक्रीज होगा। तो वी जस्ट हैव टू सी कि नॉर्मल फोर्स का क्या होगा। रिमेंबर आप थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, आप थीटा को इंक्रीज करते करते 90 की तरफ ले रहे हैं। ओके, 90 की तरफ ले रहे हैं। साइन थीटा का तो हमने देख लिया कि क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, कॉस ऑफ 90 0 के बराबर होता है। तो जब आप एंगल को 90 की तरफ इंक्रीज करते करते ले जाएंगे, कॉस ऑफ थीटा डिक्रीज हो रहा है, कॉस ऑफ थीटा डिक्रीज हो रहा है 1 to 0। सो कॉस ऑफ थीटा अगर डिक्रीज होगा तो नॉर्मल फोर्स भी डिक्रीज होगा, नॉर्मल फोर्स डिक्रीज होगा तो एफ के भी डिक्रीज होगा। तो फ्रिक्शन का हुआ क्या, फ्रिक्शन पहले 0 से स्टार्ट हुआ, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन था वो इंक्रीज हुआ, जब और एक स्टेज पे वो एफ एस मैक्स के बराबर बन गया, उसके बाद एफ के आ गया और एफ के अब डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते जब 90 डिग्री एंगल यहां पर बन जाएगा, 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 0, नॉर्मल फोर्स 0, नॉर्मल फोर्स 0, एफ के 0, एफ के 0। सो एफ एस 0, एफ एस इंक्रीजेस रीचेस टू एफ एस मैक्स, उसके बाद एफ के एंड दैट एफ के डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स 0 अगेन। सो 0 से स्टार्ट हुआ, लास्ट में 0 भी, बीच में पहले इंक्रीज हो रहा है बाद में डिक्रीज हो रहा है। अब ग्राफ में हमें देखना है कि इस ऐसा किसके साथ हो रहा है। पहला वाला ग्राफ जो है उसमें पहले ही फोर्स मैक्सिमम है, पहले ही फोर्स मैक्सिमम है फ्रिक्शनल फोर्स, और फिर डिक्रीज होते होते 0 बन रहा है। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा। यहां पर भी पहले मैक्सिमम है फिर डिक्रीज होते होते 0 के बराबर, यहां पर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, यहां पर लीनियरली नहीं, बस इतना ही फर्क है। लेकिन अगेन ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है और फाइनली फिर से 0 बन रहा है। यहां पर भी ऐसा नहीं हो रहा है, पहले 0 है इंक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट रह रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, फिर तो फिर से डिक्रीज हो रहा है एफ के। तो ये वाला ग्राफ जो है दिस इज द ओनली ऑप्शन, इट स्टार्ट्स विद 0, इंक्रीजेस देन अगेन डिक्रीजेस एंड अगेन बिकम्स 0। सो दिस इज द वन। इसमें काफी सारे चांसेस हैं, काफी सारे चांसेस हैं कि यू विल गो फॉर दिस वन, यू विल गो फॉर दिस वन, क्योंकि यू मे थिंक कि पहले तो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड, एफ एस इन्वॉल्व है वो इंक्रीज हो रहा है, फिर एफ के इन्वॉल्व है तो दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। नहीं, एफ के तब तक कांस्टेंट है जब तक नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पर नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट नहीं है, नॉर्मल फोर्स चेंज होगा एज कॉस थीटा चेंजेस, नॉर्मल फोर्स चेंजेस। So first 0 increases, becomes maximum, then decreases and again becomes 0, again becomes 0 as you go on increasing this angle. The coefficient of static friction between the block and the train's floor is 0.2. The maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary is, again pseudo force वाला question है, pseudo force वाला question है। So this is फ्लोर ऑफ ए ट्रेन, ये ट्रेन का बॉक्स है, ये दाई और एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए। इस ट्रेन के फ्लोर पे यू हैव सम बॉक्स और ट्रेन के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले मैं रूटीन फोर्सेस ड्रॉ कर लूंगा विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, विदाउट फ्रिक्शनल रूटीन फोर्सेस। रूटीन फोर्सेस में mg आएगा वेयर m इज मास ऑफ द बॉक्स, नॉर्मल फोर्स आएगा रूटीन में अभी फ्रिक्शन के बगैर। सूडो फोर्स पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा। अब आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं जो एक्सेलरेट कर रही है, सो यू आर इन एन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस सूडो फोर्स। ओके, यू हैव टू इंट्रोड्यूस सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ट्रेन के एक्सेलरेशन राइटवर्ड है तो सूडो फोर्स लेफ्टवर्ड होगा, किसके बराबर? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। अब
यहां तो ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो n इज इक्वल एम जी। लेकिन एम ए के वजह से ये इस डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में अगर जाने की कोशिश कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम राइटवर्ड, जो इसे रोक के रखेगा, जो इसे रोक के रखेगा। अब आपको बताया जा रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या होगी सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ओके, नाउ नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी वर्टिकल डायरेक्शन में, एफ एस इज इक्वल टू एम ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ट्रेन की एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, रिमेंबर हमें मैक्सिमम कंसीडर करना है, तो इसको इंक्रीज कर दें। ये अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। रिमेंबर एफ एस इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये आप मैक्सिमम लेंगे तो ये भी मैक्सिमम होगा, एफ एस मैक्स। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के टाइम यहां से एफ एस मैक्स इन्वॉल्व होगा, उस टाइम एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। अगर उसके बाद आपने एक्सेलरेशन थोड़ा सा और इंक्रीज कर दी, तो ये थोड़ा सा और इंक्रीज होगा स्यूडो फोर्स, तो ये स्लिप करने की कोशिश थोड़ा और कर लेगा, लेकिन अब इसे फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही मैक्सिमम पे पहुंच गया। उसके बाद तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें पता आता है, तो उसके बाद तो ये स्लिप कर लेगा। सो जब एफ एस मैक्स इज इन्वॉल्व, जब एफ एस मैक्स इज इन्वॉल्व, उस टाइम ट्रेन की एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। सो अब एफ एस मैक्स जो है वो हमें पता है म्यू टाइम्स एन होता है, एन के बदले में एम जी इज इक्वल टू एम ए। कैंसिलेशन देखें क्या क्या होगा, एम एंड एम गोज टू डॉग, सो ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जी, ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जी। Mu is the coefficient of friction, g is acceleration due to gravity. So this is the maximum acceleration train can have for this block to remain at rest. इससे ज्यादा होगी तो ये ब्लॉक जो वो पीछे स्लिप कर लेगा, ओके, पीछे स्लिप कर लेगा। Okay, then let's move on to the next one. Don't go at the question number, this is a misprint. A given object takes 3 times to slide down a 45-degree rough है तो फ्रिक्शन होगा, rough incline, as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree incline. तो दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन में इंक्लाइन रफ है, दूसरी सिचुएशन में इंक्लाइन जो है वो स्मूथ है फ्रिक्शन के बगैर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन इज, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बताना है कि किसके बराबर है। पहले स्मूथ वाला लेते हैं, एंगल थीटा नहीं दिया हुआ है, यहां पर आप ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, ओके, रिलीज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर। नाउ दिस पार्ट वी टेक फॉर ग्रांटेड, क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हम 0 ले रहे हैं। अब फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, then the only force along the surface is mg sin theta, mg sin theta, mg sin theta। यहां से mg cos theta, यहां से नॉर्मल फोर्स वो मैं नहीं दिखाऊंगा। the only force mg sin theta, तो मास के बगैर ये नेट फोर्स बन जाएगा, मास के बगैर जो होगा वो एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन इस सिचुएशन में इज g sin theta, मास के बगैर जो है वो एक्सेलरेशन है, सिंपल। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास के बगैर एक्सेलरेशन है, तो m के बगैर जो है वो एक्सेलरेशन है, g sin थीटा, g sin थीटा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, नीचे आने में ये डिस्टेंस जो है लेट्स सपोज l ट्रेवल कर रहा है, या लेट्स कॉल इट s, जस्ट s ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s, टाइम टेकन इज t, सपोज टाइम टेकन इज t, और हम डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव कह रहे हैं, डाउनवर्ड को, इसलिए ये सब कुछ पॉजिटिव है। तो इनके बीच में जो इक्वेशन होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेड, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। फिलहाल ऐसे ही रखें इसको, कॉल दिस इक्वेशन 1। u 0 के बराबर, तो ये सारी टर्म 0 के बराबर बन जाएगी। लेट्स गो फॉर अनदर वन, सेकेंड केस। सेकेंड केस में सेम, अच्छा ये 45 डिग्री वाला इंक्लाइन प्लेन है, चलिए वो लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सेम प्लेन है, एंगल थीटा, लेकिन नाउ रफ है, और ये स्लाइड डाउन कर रहा है, दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व। यहां से एम जी कॉस थीटा, अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, नॉर्मल फोर्स
यहां से एम जी साइन थीटा, यहां से एफ के अगेन इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे। अब अलोंग द इंक्लाइन दो फोर्सेस है, एम जी साइन थीटा और एफ के। एम जी साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एफ के नेगेटिव डायरेक्शन में। सो व्हाट इज नेट फोर्स अलोंग द सरफेस अलोंग इंक्लाइन? एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इज म्यू टाइम्स एन, और n जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा। सो दिस इंप्लाइज एम जी को कॉमन लेते हैं, एम जी कॉमन, यहां पर साइन थीटा बच गया, यहां पर माइनस म्यू कॉस थीटा बच गया। ओके, सो दिस इज द नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन। अगेन मास के बगैर जो है वही एक्सेलरेशन है, मास के बगैर जो है वही एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन इज साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा टाइम्स जी। थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ओके, ताकि ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाए। 45 डिग्री है, तो साइन ऑफ 45 इज 1/√2, कॉस ऑफ 45 भी 1/√2 है, तो 1/√2 को कॉमन लेते हैं, 1 माइनस म्यू टाइम्स जी। दिस इज आर एक्सेलरेशन। यहां पर भी साइन थीटा इज 1/√2, तो यहां पर भी यूज कर लें, ये बन जाएगा 1/2√2 जी इंटू टी स्क्वायर, एस इसके बराबर। ओके, नाउ ये एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन डिस्टेंस तो वही एस ट्रेवल करनी है, एक्सेलरेशन ये है। इनिशियल वेलोसिटी इज अगेन 0, तो फिर से s इज इक्वल यू टी 0 के बराबर हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहां का t, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इट टेक्स 3 टाइम्स मोर टाइम, 3 टाइम। सो वहां पर अगर टाइम t लगा, यहां पर टाइम जो है वो 3t लग जाएगा। सो वो मैं लिखूंगा यहां पर 3t स्क्वायर, ओके, 3t स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज s का वैल्यू यहां से यूज करते हैं, 1/2√2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू ए के बदले में ये सारा 1/√2, 1 माइनस म्यू टाइम्स जी, 1/√2 1 माइनस म्यू टाइम्स जी, 1 माइनस म्यू टाइम्स जी, फिर जाके 3 स्क्वायर इज 9 इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। रिमेंबर हमें म्यू निकालना है, कैंसिलेशन करते हैं, 2√2 cancels out, g and g cancels out, t square and t square cancels out, तो क्या बच गया, यहां से 1, यहां से 1 माइनस म्यू और 9, 1 माइनस म्यू, सो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू टाइम्स 9, 9 नॉट जी, 9. So this implies 1 is equal to 9 minus 9 mu. This implies 9 mu is equal to 9 mu, यहां तो पॉजिटिव बन गया, 1 वहां तो नेगेटिव बन जाएगा, 9 minus 1 is 8. So this implies mu is equal to 8 divided by 9. 8 divided by 9. Second option, 8 divided by 9. Okay, 8 divided by 9. सो बस दो केसेस हैं, दो केसेस की इक्वेशंस आपने बनानी है, उनको रिलेट करना है, वहां से आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। A block is dragged on smooth plane with the help of a rope which moves with velocity v. The horizontal velocity of the block is, horizontal velocity of the block is, इसमें strings का एक सिंपल सा रूल यूज होता है। Let me first draw it. इसे आप यहां से पुल करें विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। लेट्स सपोज ये ब्लॉक जो है वो राइट वर्ड जा रहा है विद वेलोसिटी u, और ये एंगल दिया गया है थीटा के बराबर है, okay, थीटा के बराबर है। लेट्स से दिस एंगल इज फाई, या सीधे लेते हैं π/2 माइनस थीटा, ओके, π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा।
ओके, नाउ यू को हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है राइटवर्ड विद वेलोसिटी यू, ये जो एंड है स्ट्रिंग का, तो ये भी राइटवर्ड मूव कर लेगा विद वेलोसिटी यू, क्योंकि वो तो ब्लॉक के साथ हमेशा अटैच रहेगा, तो वो भी राइटवर्ड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू। अब इस u को मैं रिजॉल्व कर लूंगा। नोट कर ले, हर किसी क्वेश्चन में ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा उसमें यही होगा। ओके, ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा उसमें यही होगा। सो u को रिजॉल्व कर लेते हैं। u का एक कंपोनेंट मैं लूंगा along, मैं डेलिबरेटली थोड़ा मोटा ले रहा हूं, दैट विल बी u cos ऑफ, अब थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, दिस कंपोनेंट विल बी u cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। एंगल जो है वो π/2 माइनस थीटा के बराबर है। बस ये एक कंपोनेंट में लूंगा, मुझे दूसरा कंपोनेंट नहीं चाहिए। u cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, एंगल π/2 माइनस थीटा है तो वही। ओके, अब cos ऑफ π/2 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो दिस बिकम्स u साइन थीटा, u साइन थीटा। अब स्ट्रिंग्स के बारे में क्या रूल है वो आई एम श्योर आपको पता होगा। हर किसी पॉइंट पे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी होगी, स्ट्रिंग के हर किसी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नॉट टोटल वेलोसिटी, नॉट नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होगी वो हर किसी पॉइंट पे सेम होती है। यहां पर पूरी वेलोसिटी ही है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी इज v। यहां पर नेट वेलोसिटी इज नॉट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो तो यहां है, तो उसका कंपोनेंट जो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो है u sin थीटा। तो यहां पर जो वेलोसिटी है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और यहां पर जो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां पर क्या है u sin थीटा, यहां पर क्या है v, तो u sin थीटा must be equal to v, must be equal to v. This implies u is equal to v divided by sin theta, v divided by sin theta. Okay, v divided by sin theta, v divided by sin theta, option 2। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती बच्चों से होती है वो ये कहते हैं कि यहां पर वेलोसिटी v है, तो ये जो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर ये कंपोनेंट v के बराबर है। फिर जाके वो ये वाला कंपोनेंट लेते हैं v cos थीटा, तो ये होना चाहिए v cos थीटा, या इस केस में थीटा के बदले में π/2 माइनस थीटा है तो वो आ जाएगा v sin थीटा, अगर आप ये एंगल लेंगे π/2 माइनस थीटा। चलिए वही मैं लिखता हूं, π/2 माइनस थीटा, तो वो आएगा v sin थीटा, लेकिन असल आंसर जो है वो है v बाई sin थीटा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप यहां पर पहले टोटल वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, आप कंपोनेंट ले रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी ले रहे हैं, फिर जाके उसका कंपोनेंट ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, पहले टोटल वेलोसिटी ले लें। टोटल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी वो कैसे पता चलेगा? सिंपली देखें कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट्स इट। ब्लॉक अगर ऊपर मूव कर रहा है तो इसकी भी वेलोसिटी ऊपर होगी, ब्लॉक अगर राइटवर्ड मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड होगी, ब्लॉक अगर लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी लेफ्टवर्ड होगी। तो ब्लॉक की मोशन को आपने देखना है, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उस एंड की वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी। फिर जाके उस नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और फिर जाके इक्वेट करना है। तो ये जो चीज है ये गलत होगी। ऐसे अगर आप कर लेंगे, ये v है तो यहां पर v लेंगे। अब यहां तक तो वैसे टेक्निकली कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप v लेंगे फिर उसका आप कंपोनेंट लेते हैं, इट्स लाइक कंपोनेंट का कंपोनेंट लेना, सो वो बात फिर गलत होती है। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस मिस्टेक इज पहले आप रिजल्टेंट वेलोसिटी ले लें, पहले आप नेट वेलोसिटी ले लें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगेन pseudo force इंट्रोड्यूस करना है। A block of mass m is in contact with the cart C as shown in figure. The coefficient of friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfies. तो अल्फा के लिए हमें इक्वेशन देखनी है कि क्या होगी। This is some cart here. ये राइटवर्ड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन अल्फा। आगे इसके एक ब्लॉक है, ओके, यहां पर एक ब्लॉक है और ब्लॉक को स्टेशनरी रहना है, ब्लॉक को नीचे फॉल नहीं करना, ब्लॉक को स्टेशनरी रहना है। इसका मास, हाँ, मास m डायग्राम में ही बताया गया है, इसका मास जो है वो m के बराबर है। विद रेस्पेक्ट टू कार्ट हम मेजर कर लेंगे, तो कार्ट के अंडर बैठ के तो आप तो स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस कर लेंगे क्योंकि आप एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है और आपके हिसाब से ये रेस्ट पे है। रिमेंबर, फॉल नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से रेस्ट पे है, तो स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना है और रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है। पहले रूटीन फोर्सेस mg,
कॉन्टैक्ट फोर्सेस में से नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट है, ये सरफेस इसे पुश कर लेगी। रिमेंबर नॉर्मल फोर्स इज अ पुशिंग फोर्स, ये सरफेस यहां पुश कर लेगी तो नॉर्मल फोर्स जो है वो यहां है, नॉर्मल फोर्स जो है वो यहां है। सूडो फोर्स mg इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा अलोंग द सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर होना चाहिए और स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि रेस्ट पे है। और फिर जाके मोस्ट इंपॉर्टेंटली सूडो फोर्स राइटवर्ड एक्सेलरेशन है तो लेफ्टवर्ड सूडो फोर्स होगा, कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम जो अल्फा के बराबर है। अब अगर रेस्ट पे है तो n मस्ट बी इक्वल टू m अल्फा और fs जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू mg, fs जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। नाउ n इज इक्वल टू m अल्फा, fs इज इक्वल टू mg, fs इज इक्वल टू mg। नाउ fs max या fs is less or equal to fs max, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू fs max है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, उसके बाद तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें पता है आता है। fs mg के बराबर है, लेस और इक्वल, fs max म्यू टाइम्स n होता है, म्यू टाइम्स n के बदले में m इंटू अल्फा, m इंटू अल्फा, m and m will cancel out, m and m cancels out, so this implies अल्फा को नीचे लाते हैं, हमें अल्फा, हाँ हमें अल्फा ही निकालना है, तो म्यू को नीचे लाते हैं, g is divided by म्यू is less or equal to अल्फा, या फिर अल्फा is greater than or equal to g divided by म्यू। उल्टा करके हम लिख रहे हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, अल्फा is greater than or equal to g divided by म्यू, अल्फा is greater than or equal to g divided by म्यू, पहला ऑप्शन है। So as long as acceleration होगी greater than g divided by mu या equal to g divided by mu, block will remain at rest। लेकिन अगर वो इससे कम हो गई तो block जो है that will slip down, that will slip down। Okay, so again pseudo force is important। Okay, now let's look at this one। Now ये circular motion rotational motion वाला है। rotational motion में हमेशा centripetal acceleration होती है। So if we have some particle moving with velocity v या angular velocity जो है ओमेगा के बराबर, तो हमें पता है कि centripetal force होता है towards the center। Something must provide the centripetal force। Earth revolves around the sun, sun का gravitational force provides the centripetal force। Moon revolves around the earth, तो अर्थ के वजह से जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप एक स्टून को टाई कर लेंगे टू ए थ्रेड, फिर रोटेट कर लेंगे, थ्रेड में जो टेंशन होगा दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है क्लासिकल व्यू में, क्लासिकल पिक्चर ऑफ एटम में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वहां पर है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखिएगा हमेशा होगा नेट रेडियल फोर्स के बराबर, नेट इनवर्ड रेडियल फोर्स। नेट इनवर्ड रेडियल फोर्स, नेट इनवर्ड मतलब इनवर्ड को आपने पॉजिटिव माना है, इनवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव, आउटवर्ड जो होगा वो नेगेटिव लेना है। ओके, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, mv स्क्वायर बाय r, या इन टर्म्स ऑफ ओमेगा किसके बराबर होता है? mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप कभी जो भी ये बॉडी रोटेट कर रही है उसी के हिसाब से मेजरमेंट कर लेंगे, अब उसकी तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, उसी के हिसाब से मेजरमेंट्स लेंगे तो वो तो एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा। तब आपको स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिमेंबर, अगर आप ग्राउंड के हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं तो स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसी पार्टिकल के पर्सपेक्टिव में कोई प्लेट जो है वो रोटेट कर रहा है और प्लेट के बैठ के ही आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो आपको स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, इसकी एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है तो इसका स्यूडो फोर्स रेडियली आउटवर्ड बन जाएगा। किसके बराबर? मास ऑफ द बॉडी
into acceleration of the reference frame, वो v square divided by r, या फिर m r omega square. तो magnitude wise that is same as centripetal force, that is same as centripetal force. इसको, इस pseudo force को हम स्पेशल नाम देते हैं, we call it centrifugal force. लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स आप सिर्फ तब इंट्रोड्यूस कर लेंगे अगर आप पार्टिकल बॉडी के पर्सपेक्टिव में ही ऑब्जर्वेशंस लेंगे. ओके, जो बॉडी रोटेट कर रही है उस पे ही बैठ के ऑब्जर्वेशंस लेंगे, उसी के हिसाब से अगर ऑब्जर्वेशंस लेंगे तब. ओके, उसी के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस लेंगे तब. ओके, so let's see what question has to offer. A small object placed on a rotating horizontal turntable just slips मतलब on verge of slipping. Okay, we'll take it on verge of slipping. Just slipping वाला case, on verge of slipping वाला case हम लेंगे. When it is placed at a distance 4 centimeter from the axis of rotation. If the angular velocity of the turntable is doubled, the object slips when its distance from the axis of rotation is. So हमारे पास एक turntable है, एक प्लेटफॉर्म है, ये सिंपल एक सर्कुलर प्लेट है, ये रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके ऊपर डिस्टेंस r पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से रेस्ट पे है, विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट पे है. दैट मीन्स इसके साथ ही रोटेट कर रहा होगा अगर हम ग्राउंड के हिसाब से देखेंगे. ओके, अगर हम इसी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यहां बैठ के, इस प्लेट पे बैठ के अगर आप देखेंगे तो आपके हिसाब से तो ये रेस्ट पे हुआ. अगर रेस्ट पे है तो आपको स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. स्यूडो फोर्स यहां किसके बराबर? mr ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज स्यूडो फोर्स. ये स्यूडो फोर्स इस कॉइन को या इस ब्लॉक को जो भी है इसे यहां लाने की कोशिश करेगा, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि ये तो रेस्ट पे है. तो देयर मस्ट बी स्टैटिक फ्रिक्शन इनवर्ड. अब अगर आपके हिसाब से रेस्ट पे है तो fs mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. fs must be equal to mr ओमेगा स्क्वायर. तो स्यूडो फोर्स के वजह से विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म ये बाहर आना चाहिए, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इसे रोक के रखेगा. विद द रिजल्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो थोड़ा डिफरेंटली कैलकुलेट करना होगा. तो लेकिन इक्वेशन अल्टीमेटली यही बन जाएगी, fs इज इक्वल mr ओमेगा स्क्वायर. अब हमें लेना है जस्ट स्लिपिंग वाला केस, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग वाला केस लेना है. ओके, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग वाला केस लेना है हमें. ऑन वर्ज ऑफ स्लिपिंग, बस ये स्लिप होने वाला है, तो उस टाइम fs मैक्स इन्वॉल्व होगा. ओके, fs मैक्स इन्वॉल्व होगा, तो fs मैक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर. सो ऑन वर्ज ऑफ मोशन वाली कंडीशन बन जाएगी, fs मैक्स इज इक्वल mr ओमेगा स्क्वायर. अब fs मैक्स किसके बराबर है? दैट इज म्यू टाइम्स n. ओके, म्यू टाइम्स n. ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है. अभी तक जो फोर्सेस हम कंसिडर करें दैट इज अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेटफॉर्म. mr ओमेगा स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड और fs रेडियली इनवर्ड. mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड. Vertically downward, vertically upward. So normal force will be equal to mg. तो यहां पर we can write mu times n के बदले में mg is equal to mr omega square. m and m cancels out, तो mu g is equal to r omega square. So ये कंडीशन बन जाएगी जब ये ब्लॉक या ये कॉइन या जो भी कुछ है it is on verge of slipping. Okay, it is on verge of slipping. ये कंडीशन बन जाएगी. तो हमें क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन. सो आई विल राइट एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है, नहीं आर हमें निकालना है. तो आर इज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर.
म्यू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। अब म्यू तो कांस्टेंट है, चाहे आप कॉइन को यहां पर रखें, 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 म्यू तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। दिस मींस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो अब जो दो सिचुएशंस हमें दी गई है उसके लिए ये अप्लाई कर लें, R2 डिवाइडेड बाय R1 रेशियो हमने लिया तो प्रोपोर्शनैलिटी विल बी कन्वर्टेड टू इक्वालिटी। इनवर्सली रिलेटेड है तो ओमेगा दूसरे साइड से उल्टा होगा, यहां से 2/1 लिखा तो वहां से 1/2 आएगा क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ओके, स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 होल स्क्वायर। अब जाके R2 डिवाइडेड बाय R1, जो पहली कंडीशन है वहां पर कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस वही तो R है ना, तो 4 सेंटीमीटर पहले वाले केस में। उस टाइम एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, वट एवर ओमेगा, ओमेगा। सो जब ये 4 के बराबर है तो ओमेगा 1 ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा 2 जो आपसे कहा गया है हमें बताना है कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल्ड, तो R किसके बराबर होगा, यानी कि R2, तो ट्वाइस ओमेगा, ओमेगा 2 जो है वो डबल किया है आपने एज कंपेयर टू द इनिशियल वन, सो ट्वाइस ओमेगा ऊपर स्क्वायर, ऐसे ही ओमेगा एंड ओमेगा कैंसल्स आउट, सो R2 इज इक्वल 4 को ऊपर लेते हैं इंटू ये 1/2 आएगा लेकिन स्क्वायर के साथ, तो 1/4, 4 and 4 कैंसल्स आउट, तो R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रिमेंबर जो 4 है वो सेंटीमीटर्स में है, तो ये जो 1 हमें मिलेगा ये भी सेंटीमीटर्स में ही होगा। ओके, सो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर लेंगे तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग वाला केस 1 सेंटीमीटर पे बन जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर पे तो डेफिनेटली स्लिपिंग हो जाएगी। सो 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। चलिए लेट्स मूव ऑन। A car is moving on a circular level road, okay, level road तो कोई banking नहीं है, a level road with radius of curvature 300 meter. If the coefficient of friction is 0.3, the maximum speed of the car can be, सीधे फॉर्मूला आपने यूज करना है। फॉर्मूला मैक्सिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला आपके पास है ऑन ए लेवल रोड अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। Coefficient of friction, R is radius of curvature of the road, G is acceleration due to gravity. अंडर रूट ऑफ म्यू जो है वो 0.3 के बराबर, R जो है radius of curvature वो 300 के बराबर, so into 300, और G जो है वो 10 के बराबर। 0.3 into 10 is 3, 3 into 300 is 900, अंडर रूट ऑफ 900 is 30 मीटर पर सेकेंड। हर कोई चीज ऐसा सिस्टम में है तो स्पीड का यूनिट जो आएगा वो भी ऐसा सिस्टम ही होगा, तो V max इज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शंस जो है वो लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आएगा तो आई एम श्योर वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी 30 किलोमीटर पर आवर, वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। और अक्सर स्टूडेंट्स यूनिट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, 30 देखेंगे तो वो ऑप्शन देंगे। यूनिट का ख्याल रखना होता है, मीटर पर सेकेंड है लेकिन ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो उसे कन्वर्ट करना होगा। तो V max इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ओके, किलोमीटर पर आवर में। रिमेंबर किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर उल्टा करना होगा 18 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 18 डिवाइडेड बाई 5, तो मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। तो ये मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है, दिस इज 108 किलोमीटर पर आवर, दिस इज V max 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। आई एम 100% श्योर नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक ऑप्शन होगा 108 किलोमीटर पर आवर और एक ऑप्शन होगा 30 किलोमीटर पर आवर, बाकी जो भी हो। और अक्सर स्टूडेंट जो है 30 देख के 30 किलोमीटर पर आवर पे टिक कर लेंगे। ओके, लेकिन यूनिट का ख्याल रखना है, इन छोटी छोटी बातों का फिजिक्स में बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है।
So let's move on to the next one now. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that radial acceleration का मतलब centripetal acceleration, जो radius के along है, जो centripetal acceleration होती है. Find the power delivered to the particle by the forces acting on it. कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ये पार्टिकल, इसकी टेंजेंशियल स्पीड v, सेंट्रीपिटल फोर्स तो नॉन नेगोशिएबल चीज है, ये तो होना ही होना है सर्कुलर मोशन के लिए. ओके, सर्कुलर मोशन के लिए. और सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो इसके वजह से पावर हमेशा जीरो होगा. पावर अगर आपको याद हो इन टर्म्स ऑफ फोर्स, दैट इज एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी. तो एंगल 90 डिग्री है, कॉस ऑफ 90 जीरो होगा, ये होता है एफ वी कॉस ऑफ थीटा. थीटा 90 होगा, कॉस ऑफ 90 जीरो, तो पावर जीरो. सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से पावर हमेशा जीरो के बराबर होगा, लेकिन इट इज पॉसिबल कि वहां पर टेंजेंशियल फोर्स होगा, यहां या यहां, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर फोर्स हुआ टेंजेंशियल फोर्स, तो उसके वजह से पावर होगा, क्योंकि यहां पर कॉस ऑफ 0 बन जाएगा या कॉस ऑफ 180 बन जाएगा. लेकिन रिमेंबर, एफ के बदले में आपको एफ टी लेना होगा, ये तो आप पावर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर लेगा, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई. अब आपको सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला फोर्स देखना है. टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो पावर डेफिनेटली होगा, क्योंकि थीटा अब या तो 0 होगा या फिर 180 होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं. सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 180 डिग्रीज, तो पावर तो डेफिनेटली होगा. अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि पावर है या नहीं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. ये इसके लिए फॉर्मूला है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है दैट इज tangential acceleration dvt divided by dt, rate of change of tangential velocity with respect to time, या tangential speed with respect to time. या उसके लिए रोटेशनल मोशन से आप याद करें, लीनियर इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर, r इंटू अल्फा. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. और यहां से ये इसके लिए और एक फॉर्म में इसे लिखते हैं. Remember, this is also r omega square, centripetal acceleration, r omega square. और अल्फा is centripetal acceleration, तो अल्फा is d omega by dt, rate of change of angular velocity with respect to time. So many things are there. तो पहले आप क्या चेक करेंगे? आप देखेंगे कि centripetal acceleration जो है वो किसके बराबर है, फिर आप देखेंगे कि v चेंज हो रहा है कि नहीं, या फिर ओमेगा चेंज हो रहा है कि नहीं. अगर वो चेंज हो रहा है, दैट मींस देयर मस्ट बी एंगुलर एक्सेलरेशन. और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है, देन देयर मस्ट बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, देन देयर मस्ट बी टेंजेंशियल फोर्स एंड देन देयर मस्ट बी पावर. ओके, तो ये हमें देखना है. अच्छा, v और r के बीच में भी रिलेशन है, v इज इक्वल टू r ओमेगा. जैसे यहां पर at इज इक्वल r अल्फा, यहां पर v इज इक्वल टू r ओमेगा. चलिए वो देख लेते हैं. ar सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, मैं सेंट्रीपिटल ही लिखूंगा बिकॉज वी आर मोर यूज्ड टू दैट, इज इक्वल टू k स्क्वायर t स्क्वायर r. t इज देयर, टाइम इज देयर. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टाइम डिपेंडेंट. ये कांस्टेंट नहीं है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी चेंज, v चेंज हो रहा है, तो ओमेगा चेंज हो रहा है, तो अल्फा होगा तो at भी होगा, तो ft भी होगा, तो पावर भी होगा. ओके, सो ac किसके बराबर है? k स्क्वायर t स्क्वायर r. अब इसको इस फॉर्म के साथ रिलेट कर लें. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर होता है, सो दिस इज r ओमेगा स्क्वायर. तो r and r will cancel out, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर t स्क्वायर. दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू kt स्क्वायर, जो है वो कैंसिल आउट होगा. नोट कर लें, ओमेगा डिपेंड्स ऑन टाइम.
omega depends on time, k must be some constant, okay, k must be some constant, it depends on time. तो ओमेगा टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो अल्फा होगा, क्योंकि दैट इज टाइम वेरिंग, तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, अल्फा होगा एटी होगा, एटी होगा एफटी होगा, एफटी होगा पावर होगा. सो अल्फा देखते हैं. दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. के तो कांस्टेंट ऐसे ही, टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 के बराबर. तो अल्फा जो है वो के बराबर आ गया, अल्फा जो है वो के बराबर आ गया. अल्फा के बराबर आ गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर इंटू अल्फा, तो ये बन जाएगा आर इंटू के, अल्फा के बदले में के. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गए तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला फोर्स है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन वाली ही एक्सेलरेशन लेनी होगी. सो दिस इज एम आर इंटू के, एम आर इंटू के. तो पावर किसके बराबर होगा? पावर इज एफ टी इंटू वी, एफ टी इंटू वी. अच्छा, ये एफ टी वी की ही डायरेक्शन में होगा कि नहीं वो डिसाइड कर ले. वी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अगर वी इंक्रीज हो रहा है देन एफ टी मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी. अगर वी डिक्रीज हो रहा है तो एफ टी मस्ट बी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वी. वी का क्या हो रहा है? इज दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इज दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ओमेगा इज इंक्रीजिंग विद टाइम. ओमेगा टी इंक्रीज होगा, ओमेगा भी इंक्रीज होगा. ओमेगा इंक्रीज होगा तो वी भी इंक्रीज होगा. तो वी अगर इंक्रीज हो रहा है देन एफ टी मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी, इन द डायरेक्शन ऑफ वी. तो इसको रेज कर लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ वी. तो इन द डायरेक्शन ऑफ वी है तो प्लस टाइम्स एफ टी वी बन जाएगा, और एफ टी इज एम आर के इंटू वी, एम आर के इंटू वी. ऑप्शन में लेकिन वी नहीं है, ऑप्शन में वी नहीं है, तो हमें ये पुट करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में. यहां पर मैं लिखता हूं. सो पावर इज इक्वल टू एम आर के, एम आर के वी, वी इज इक्वल आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा. सो दिस बिकम्स एम आर स्क्वायर के. ओमेगा जो है वो किसके बराबर है? दैट इज के इंटू टी, दैट इज के इंटू टी. तो वो बन जाएगा के स्क्वायर इंटू टी. सो पावर आ गया एम आर स्क्वायर के स्क्वायर टी, एम आर स्क्वायर के स्क्वायर टी, ऑप्शन 2, एम आर स्क्वायर के. सो बहुत सारी चीजें यहां पर इन्वॉल्व हो रही है, okay? बहुत सारी चीजें. नेक्स्ट वन. Two blocks of mass 4 kg and 8 kg are kept in a lift accelerating upward with acceleration 5 meter per second squared. The normal force between 8 kg and 4 kg is. So कोई एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर एक ब्लॉक है 8 kg और एक ब्लॉक है 4 kg. ओके, एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें बताना है कि इन दो के बीच में नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा. ओके, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? 4 kg को कंसिडर कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर, विद रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर. एलिवेटर के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा. पहले रूटीन फोर्सेस 4G, 4 kg mg नॉर्मल फोर्स, फिर जाके स्यूडो फोर्स. डायरेक्शन ऑफ एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज अपवर्ड, तो स्यूडो फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड होगा 4 इंटू ए के बराबर. तो नॉर्मल फोर्स विद रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर, ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो एन मस्ट बी इक्वल टू 4G प्लस 4A, which means n is equal to 4 times g plus a, या 4 into g जो है वो 10 के बराबर प्लस a जो है वो 5 के बराबर. 10 plus 5 is 15, 15 into 4 is 60, तो 60 न्यूटन्स के बराबर है. नॉर्मल फोर्स इज 60 न्यूटन्स. ओके, नॉर्मल फोर्स इज 60 न्यूटन्स, पहला ऑप्शन है. अब इसमें और एक तरीका है, आपने मेरे ख्याल से वो किया होगा कि एलिवेटर के अंदर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इफेक्टिव जो है वो जी प्लस ए बन जाएगा अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है. तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू इफेक्टिव वेट, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल इफेक्टिव वेट, तो इक्वेशन यही बन जाएगी एम टाइम्स जी प्लस ए, जी इफेक्टिव के बदले में जी प्लस ए. तो वैसे करें या ऐसे करें एक ही बात है.
A 5 kg block is hanging in a lift accelerating upward with acceleration 2 meter per second. The tension in the string, assuming the string is ideal. Exactly same question है, वहां पर normal force था, यहां पर tension force है, बस ये एक फर्क है. ये 5 kg block hang कर रहा है string से और एलिवेटर जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेशन उसकी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. एग्जैक्टली सेम. रूटीन फोर्सेस 5G, टेंशन फोर्स, एलिवेटर के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स 5A डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है. तो एलिवेटर के अंदर के हिसाब से ब्लॉक रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए. T मस्ट बी इक्वल टू 5G प्लस 5A या फिर 5 टाइम्स G प्लस A. सो 5 टाइम्स 10 प्लस 2, सो 5 इंटू 12. सो T इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज 10, 5 60 न्यूटन्स. अगेन पहला ही ऑप्शन है 60 न्यूटन्स. ओके 60 न्यूटन्स. Then let's move on to the next one. Find the tension in the string connecting the 3 kg and 5 kg block. काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. 5 kg, 3 kg, यहां पर इस पे 20 न्यूटन्स और यहां पे इस पे 4 न्यूटन्स. ओके 4 न्यूटन्स. नाउ नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन जो है वहां पर फोर्स सिर्फ यहां पर होता है, और फोर्स अगर सिर्फ यहां पर है तब तो ये आसान क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स हियर. लेकिन यहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स है, यहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स है. तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से शायद सिचुएशन चेंज होगी, शायद सिचुएशन चेंज होगी. सो व्हाट वी विल डू इज हम रूटीन तरीके से इसमें टेंशन का वैल्यू निकाल देंगे. रूटीन तरीके जैसे आप करते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में टेंशन निकालेंगे रूटीन तरीके से. अगर वो टेंशन जो है पॉजिटिव आ गया दैट मींस आपने ठीक किया है. लेकिन अगर वो टेंशन नेगेटिव आ गया, नेगेटिव टेंशन इज नॉट पॉसिबल. नेगेटिव टेंशन का सिंपली मतलब होगा कि स्ट्रिंग जो है वो स्लेक है, लाइक दिस. इसमें कोई खिंचाव नहीं है उस टाइम. इट इज सिंपल. अगर ये ज्यादा तेज मूव कर लेगा, ये स्लोली मूव कर लेगा तो स्ट्रिंग में कोई खिंचाव नहीं होगा, स्ट्रिंग में कोई खिंचाव नहीं होगा. तो अगर टेंशन नेगेटिव आ गया उसका मतलब होगा कि स्ट्रिंग में खिंचाव नहीं है, खिंचाव नहीं है. तो असल आंसर आपका उस केस में फिर होगा कि T इज इक्वल टू 0. अगर T नेगेटिव आ गया तो रस्सी का मतलब होगा कि उसमें कोई खिंचाव नहीं है, और अगर कोई खिंचाव नहीं है तो टेंशन 0 होगा, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अगर T पॉजिटिव आ गया तब आपने ठीक किया है, तब आपने ठीक किया. तो वही हम यहां पर कर लेंगे, हम रूटीन वाला तरीका लेंगे. रूटीन वाला तरीका क्या है? पहले हम पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन निकालेंगे, पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो ये भी मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ये भी मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए. ए इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. एक्सटर्नल फोर्स ये बन जाएगा, ये बन जाएगा. यहां पर T होगा, यहां पर T होगा, वो इंटरनल फोर्सेस, तो वो यहां पर कंसिडर नहीं होंगे. पूरा सिस्टम जब आप कंसिडर करें, एक्सटर्नल फोर्स 20 प्लस 4 इज 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 प्लस 3 इज 8. 5 plus 3 is 8. So 8 into 3 is 24. The acceleration is equal 3 meter per second squared. Per second square. ये हम assume करें कि दोनों की acceleration same है, दोनों की acceleration same है. So आगे चलते हैं. So अब हम सिर्फ 3 kg ब्लॉक को कंसिडर कर लेंगे. 3 kg ब्लॉक, वहां से टेंशन निकालेंगे, वहां से टेंशन निकालेंगे. रिमेंबर अगर वो T पॉजिटिव आ गया तो आपका ठीक है सब कुछ, लेकिन अगर वो T नेगेटिव आ गया तो गलत किया है. उस केस में सिंपली टेंशन 0 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में कोई खिंचाव नहीं होगा. नेगेटिव टेंशन तो पॉसिबल ही नहीं है. नेगेटिव आएगा तो उससे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपने गलत किया है, और ये पता चलेगा कि कोई खिंचाव नहीं है, और अगर कोई खिंचाव नहीं है तो टेंशन 0 होगा. ओके, सो 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक. ब्लॉक क्या क्या फोर्सेज हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एक तो T है और ये 4 न्यूटन्स है. 4 न्यूटन और T, 4 और T सेम डायरेक्शन में. ओके, सेम डायरेक्शन में. तो 4 प्लस T
is equal to 3 into a, 3 into a. So this implies t is equal to 3 into a जो है वो 3 के बराबर है, माइनस ये 4 वहां जाएगा तो -4 बन जाएगा, 4 यहां पॉजिटिव है, तो t is equal to 3 into 3 is 9, 9 minus 4, so t is equal to 5 न्यूटन. You can see पॉजिटिव आ गया. ओके, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स आपने ठीक किया है. ओके, दैट मीन्स आपने ठीक किया है. अगर एक्सेलरेशन 1 सपोज आ गई होती, ओके, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई होती, तो यहां पर बन जाता 3 into 1 minus 4. 3 into 1 is 3, 3 minus 4. 3 minus 4 would have been -1. टेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव. वो -1 सिंपली आपको यह कहता है कि स्ट्रिंग में कोई खिंचाव नहीं है, और अगर कोई खिंचाव नहीं है तो टेंशन 4 0 के बराबर है. नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इस केस में पॉजिटिव ही आ रहा है, तो दैट इज द रियल आंसर. अगर पॉजिटिव आ रहा है, 5 न्यूटन्स ऑप्शन 3. ओके, 5 न्यूटन्स ऑप्शन 3. Okay, let's move on to the next one. Two blocks of 7 kg and 5 kg are connected by a heavy rope of mass 4 kg. An upward force of 200 Newton is applied as shown in diagram. The tension at the top of heavy rope at point P is G is 10 meter per second square. ये एक ब्लॉक है 7 kg, एक हैवी स्ट्रिंग लगी हुई है, मैसिव स्ट्रिंग. मैसिव स्ट्रिंग का आपको पता होना चाहिए कि टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट. ओके, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट. नीचे 5 kg ब्लॉक है, 5 kg ब्लॉक. यहां पर 200 न्यूटन फोर्स आपने लगा दिया है, और रस्सी का मास भी दिया हुआ है, वो 4 kg है. ओके, वो 4 kg है. सो नाउ पहले तो हम ये देखेंगे कि इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगी कि नहीं, और अगर होगी तो कहां होगी. ओके, वो हम देख लेंगे. सो एक्सटर्नल फोर्सेस पहले सिंपली कंसीडर कर लेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस में यहां पर मैं दिखाऊंगा इस लाइन के अलॉन्ग. यहां पर तो 200 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, और यहां पर 7g एक्सटर्नल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसका होगा 7g, फिर जाके रस्सी का 4g होगा. ओके, 4g, फिर जाके इस ब्लॉक का 5g होगा. बीच में टेंशन फोर्सेस वो तो इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे, तो वो हम कंसिडर नहीं कर लेंगे. सो ये 7g इज 70, 4g इज 40, 5g इज 50. तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है दैट इज 70 प्लस 40 इज 110, 110 प्लस 50 इज 160. 160 डाउनवर्ड फोर्स है, लेकिन 200 अपवर्ड फोर्स है. सो दिस इंप्लाइज ऊपर 200 न्यूटन्स, नीचे 160 न्यूटन्स. तो नेट फोर्स अपवर्ड है, दैट मींस देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, देयर विल बी एक्सेलरेशन. तो ये सारा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर लेगा. क्या होगी एक्सेलरेशन का वैल्यू? नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. नेट एक्सटर्नल फोर्स 200 माइनस 160 वो होगा 40, डिवाइड बाय टोटल मास. टोटल मास कितना है? 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 5 इज 16. सो डिवाइडेड बाय 16. Cancellation, 2 into 8, 2 into 20, 2 into 4, 2 into 10, 2 into 2, 2 into 5. So A is equal to 5 divided by 2 meter per second square. ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है. हमें इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है एट द टॉप ऑफ द स्ट्रिंग, एट द टॉप ऑफ द स्ट्रिंग. तो वहां पर सिस्टम को ब्रेक कर लें, वहां पर सिस्टम को ब्रेक कर लें, और नीचे वाला पार्ट कंसिडर कर लें. ओके, नीचे वाला पार्ट कंसिडर कर लें. नीचे वाला पार्ट क्या है? 4 kg रोप प्लस 5 kg ब्लॉक. ये नीचे वाला पार्ट है. ओके, ये नीचे वाला पार्ट है. तो उसको मैं सिंपली पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लूंगा. यहां पर एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स 4 प्लस 5 इज 9, 9g. ओके, 9g. और ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है विद 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सारा सिस्टम ही ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये पार्ट भी एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर. तो अब न्यूटन सेकंड लॉ इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए t माइनस 9g is equal to mass into acceleration. Mass is 9 into a. So t is equal to 9 into g is 90. 90 को वहां लेते हैं तो प्लस 90 बन जाएगा,
प्लस 9 इंटू ए जो है दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2. So this implies t is equal to 90 plus 9 into 5 is 45 divided by 2, divided by 2. So this implies t is equal to 180, 9 into 2, 180, 180 plus 45, 200, 220, 225, 225 divided by 2, 225 divided by 2. Options fractions में है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं. 2 into 1, 2 into 1, 2, 2 into 1, 2 into 2 is 4.5. So T is equal to 112.5 newtons. 112.5 newtons. 112.5 newtons, option 2. Okay, option 2. Let's move on. Block B is moving towards right with constant velocity V is not V0. Velocity of block A with respect to block B is, okay, with respect to block B is, with respect, that is important, okay, with respect. पहले तो with respect to ground निकालते हैं, फिर जाके देखते हैं कि क्या होगा. So आपके पास यहां पर एक ब्लॉक A है, यहां पर पुली लगी हुई है, सो ये डायग्राम हमारे पास है. ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी मूविंग राइटवर्ड विद वेलोसिटी v0. ओके, मूविंग राइटवर्ड विद वेलोसिटी v. रिलेटेड टू ग्राउंड पहले निकालते हैं. रिलेटेड टू ग्राउंड, लेट्स सपोज ब्लॉक ए जो है दैट इज मूविंग राइटवर्ड विद वेलोसिटी va, विद वेलोसिटी va. राइटवर्ड ही मूव कर लेगा. अगर आपको डाउट हो तो लास्ट में पता चल जाएगा. वी ए पॉजिटिव आ गया तो ठीक किया है, वी ए नेगेटिव आ गया तो डायरेक्शन उल्टी करनी है. सिंपल. फिर से इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ गया. स्ट्रिंग के ये पॉइंट्स हम कंसिडर कर लेंगे. पॉइंट मेथड मैंने बताया था. ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जहां स्ट्रिंग जो है वो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है या पुली के साथ कनेक्टेड है, लेकिन पुली में एंड पॉइंट्स का कनेक्शन जो है एंड पॉइंट्स पे कंसिडर करना है. ये पॉइंट ब्लॉक बी के साथ V0 से मूव कर रहा है. ये पुली, ये पॉइंट ब्लॉक बी के साथ V0 से मूव कर रहा है. ये पॉइंट, ये पुली मूव कर रहे हैं तो पॉइंट भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V0. ये पॉइंट ब्लॉक ए के साथ मूव कर लेगा विद वेलोसिटी VA. ये पॉइंट बी इसी ब्लॉक के साथ मूव कर लेगा विद वेलोसिटी VA. ये पॉइंट तो रेस्ट पे है, यहां पर बंधा हुआ है तो उसकी स्पीड जो है वो 0 के बराबर. इन स्पीड्स का अलजेब्रिक सम मस्ट बी 0. ओके, स्पीड्स का अलजेब्रिक सम मस्ट बी 0. जिस स्पीड के वजह से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज होने की टेंडेंसी रहेगी वो पॉजिटिव लेना है. जिसके वजह से लेंथ डिक्रीज होने की टेंडेंसी रहेगी वो नेगेटिव लेना है. अलजेब्रिक सम इज 0. चलिए स्टार्ट करते हैं. V0 यहां से राइटवर्ड है. राइटवर्ड है तो लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ V0. ये VA, ये लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है तो माइनस VA. ये VA अगेन लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है तो माइनस VA. ये V0 राइटवर्ड है तो ये लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है तो प्लस V0. ये V0 अगेन लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है तो प्लस V0. ये तो 0 ही है, इज इक्वल टू 0. VA प्लस VA इज ट्वाइस VA. नेगेटिव यहां आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा तो ट्वाइस VA इज इक्वल V0, 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 3 टाइम्स V0. This means VA is equal to 3V0 divided by 2. ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन ओके विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 3V0 डिवाइडेड बाई 2. पॉजिटिव साइन के साथ आया दैट मींस आपने ठीक डायरेक्शन ली है. अगर नेगेटिव साइन के साथ आता तो उल्टी डायरेक्शन करनी पड़ती. ओके, उल्टी डायरेक्शन करनी पड़ती. वैल्यू तब भी वही रहता लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता. ओके, VA आ गया. लेकिन आपको कहा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B. ओके, विद रेस्पेक्ट टू B. तो रिलेटिव मोशन वाली इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे. velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. Okay, velocity of A minus velocity of B. Velocity of A is 3 by 2 V0. Velocity of B is just V0. Okay, so 3 by 2 minus 1.
So 3 by 2 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1, 1 by 2 v0. तो velocity of A with respect to B is 1 by 2 v0, half of v0. और पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स राइट वर्ड. आपने राइट वर्ड को ही पॉजिटिव चूज किया है, तभी जाके ये दोनों पॉजिटिव आप ले रहे हैं. V8 प्लस 3 by 2 टाइम्स v0, VB प्लस v0. ये माइनस साइन तो फॉर्मूला का है, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वही डायरेक्शन रह रही है. तो हाफ ऑफ v0 टू द राइट, हाफ ऑफ v0 टू द राइट, ऑप्शन 2. ओके, अगेन यहां पर एग्जाम में जो प्रेशर सिचुएशन होती है वहां पर यह गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है स्टूडेंट से कि ये विद रेस्पेक्ट वाली बात जो है वो भूल जाएंगे. सिंपल सी बात है, लेकिन समहाउ दिमाग से निकल जाता है उस टाइम बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन्वॉल्व. सो यू हैव टू बी वेरी काम ड्यूरिंग द एग्जाम. ओके, यू हैव टू बी वेरी काम. सो और अगर वैसा हुआ तो आप यहीं पर रुक जाएंगे. 3 by 2 v0, 3 by 2 v0 वो ऑप्शन बी है. वो ऑप्शन बी है. सच ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर, सच ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर टू एनकरेज यू कि आपने ठीक किया है. ओके, सो ख्याल रखना पड़ता है. Okay, the pulley and string shown are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. यहां से ब्लॉक ऑफ मास m, यहां से ब्लॉक ऑफ मास m, यहां पर ब्लॉक ऑफ मास √2m. ओके, √2m. पहले मैं जनरल लेता हूं, फॉरगेटिंग के दोनों का मास m है, इन दोनों का मास m है. सपोज डिफरेंट होता. ओके, तो यहां पर mg इक्विलिब्रियम है, दैट मीन नेट फोर्स मस्ट बी 0 एवरीवेयर, mg. और यहां पर टेंशन T1, ये एक रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है, तो टेंशन डिफरेंट होगा. हाँ, कोई स्पेशल केस होगा तब सेम हो सकता है, लेकिन जनरली डिफरेंट होगा. तो यहां पर T1 है तो यहां पर भी T1 होगा, यहां से T2, यहां पर T2, यहां पर mg, और यहां पर √2mg, √2mg. ये एंगल क्वेश्चन डायग्राम में दिखाया गया है कि थीटा के बराबर है. मैं ये एंगल फाई के बराबर लूंगा, और इस केस में हम देखेंगे, इस केस में हम देखेंगे कि थीटा और फाई बराबर होंगे इस केस में, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है. ओके, नाउ यहां से नेट फोर्स 0 होने का मतलब T1 इज इक्वल टू m1g, mg, जस्ट mg, m1 नहीं है, इसका मास m ही है, mg. और यहां से mg और T2, तो T2 जो है वो भी mg के बराबर है. तो T1 और T2 इस केस में बराबर है, इस केस में बराबर है. अब यहां पर कंपोनेंट्स लेते हैं. T1 का ये वाला कंपोनेंट दैट इज T1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट T1 sin थीटा. T2 का फिलहाल अलग अलग मानते हैं. ओके, फिलहाल अलग अलग मानते हैं. T2 का ये वाला कंपोनेंट T2 cos फाई, अब एंगल फाई के बराबर है, और यहां से T2 sin फाई. नेट फोर्स 0 होना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T1 sin थीटा इज इक्वल टू T2 sin फाई. लेकिन T1 और T2 यहां हमने देख लिया है कि बराबर है, ये भी mg के बराबर, वो भी mg के बराबर. तो T1 T2 विल कैंसिल आउट, sin थीटा इज इक्वल टू sin फाई, दैट सिंपली मींस थीटा इज इक्वल टू फाई. अगर ये मासेस डिफरेंट होते तो ये टेंशंस भी डिफरेंट होते, और अगर ये टेंशंस डिफरेंट होते तो ये एंगल्स भी डिफरेंट होते, लेकिन इस केस में दोनों एंगल्स जो है वो सेम आ रहे हैं. अब वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. टोटल अपवर्ड फोर्स क्या है? T1 cos थीटा, T2 cos फाई. T1 cos थीटा प्लस T2 cos फाई is equal, downward force is √2mg, √2mg. Okay, √2mg. So this implies T1 T2 दोनों mg के बराबर हैं, दोनों mg के बराबर हैं. cos थीटा फाई भी सेम एज दैट ऑफ थीटा, तो cos थीटा ये सिंपली बन जाएगा ट्वाइस mg cos थीटा.
ये mg cos थीटा, ये भी mg cos फाई के बदले में थीटा, तो ट्वाइस mg cos थीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू √2 mg, mg and mg goes to dogs, cos of theta is equal to √2 divided by 2 which is equal to 1 divided by √2, 2 के बदले में you can write √2 into √2, एक कैंसिल आउट होगा, एक बच जाएगा. So this implies cos of theta कब होता है 1 by √2? At 45 degrees. At 45 degrees. So theta must be 45 degrees. Theta must be 45 degrees. Okay? चलिए. Now the next one. For the arrangement shown in the figure, the tension in the string to prevent it from sliding down is. This is a trick question. Okay? ये एंगल 37 डिग्रीज है, ये यहां पर ब्लॉक है, आपने रस्सी लगाई है, इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, म्यू जो है वो 0.8 के बराबर है और मास जो है वो 1 kg के बराबर है. आपको बताना है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, दैट मींस देयर इज फ्रिक्शन. ओके, देयर इज फ्रिक्शन, पहली बात. दूसरी बात, रस्सी में तब टेंशन आएगा जब रस्सी में खिंचाव आएगा. ओके, जब रस्सी में खिंचाव आएगा. तो पहले क्या होगा, पहले तो यहां पर ये वाला mg sin थीटा, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और यहां पर फ्रिक्शन Fs, स्टेशनरी है तो Fs होगा. अगर Fs जो है, Fs का मैक्सिमम वैल्यू जो है, चलिए फिलहाल ऐसे कंसिडर करते हैं, Fs जो है अगर वो इनसफिशिएंट हुआ mg sin थीटा को बैलेंस करने में, इनसफिशिएंट अगर हुआ, Fs का मैक्सिमम वैल्यू Fs मैक्स अगर वो भी इनसफिशिएंट हुआ mg sin थीटा को बैलेंस करने में, तब जाके mg sin थीटा डोमिनेट कर लेगा, तो ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा. जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तब जाके रस्सी में खिंचाव आएगा. उस वहां तक रस्सी में खिंचाव नहीं आएगा. अगर Fs ने mg sin थीटा को बैलेंस कर दिया है तो रस्सी में टेंशन आने की जरूरत क्या है, वो तो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो रस्सी में कोई खिंचाव नहीं आएगा, तो कोई टेंशन नहीं आएगा. सो इफ Fs जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है Fs मैक्स, अगर वो भी इसको बैलेंस नहीं कर पाता है तब जाके टेंशन आ जाएगा, तब जाके टेंशन आ जाएगा. सो व्हाट वी विल सी इज Fs मैक्स जो है वो mg sin थीटा से ज्यादा है कि कम. रिमेंबर यहां पर बैलेंस करने के लिए विदाउट टेंशन. ओके, विदाउट टेंशन, लेट मी राइट इट हियर, विदाउट टेंशन. अगर ये बैलेंस हो रहा है तो, ओके, अगर ये बैलेंस हो रहा है तो Fs जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा. Fs मस्ट बी इक्वल mg sin. टेंशन के बगैर ही बैलेंस कर रहा है तो Fs जो है वो mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए. Fs मस्ट बी इक्वल mg sin थीटा. ये अब Fs का मैक्सिमम वैल्यू जो mg Fs मैक्स विच इज म्यू टाइम्स n, वो हमें पता है Fs जो है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स. अच्छा, बाय द वे यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ताकि लास्ट में हम सीधे ही कंपैरिजन कर पाए. m 1 के बराबर है, g 10 के बराबर है, साइन ऑफ 37 रिमेंबर 37 डिग्री वाला 3 4 5 ट्राइंगल, ये 53 डिग्रीज, ये 37 डिग्रीज. साइन ऑफ 37 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5. नीचे 5 को मैं ऐसे ही रखूंगा क्योंकि वो 5 लास्ट में भी आएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 5. ओके, 30. अभी मैं कैंसिलेशन नहीं करूंगा. ओके, ऑफ कोर्स दिस इज 6. अभी मैं या चले लिखते हैं 6 न्यूटन्स. अब Fs मैक्स देखते हैं. Fs मैक्स जो है वो म्यू टाइम्स n होता है, और n जो यहां पर होगा इस डायरेक्शन में n और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा. n जो है वो mg cos थीटा के बराबर होगा. सो दिस इज म्यू टाइम्स mg cos थीटा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. 0.8 म्यू 0.8 के बराबर है, m 1 kg के बराबर है, g 10 के बराबर है, cos ऑफ 37.
cos of 37 base divided by hypotenuse, so 4 divided by 5, 4 divided by 5, okay, 4 divided by 5, तो ये बन जाएगा 5 into 2, 5 into 2, 4 into 2 is 8, 8 into 8 is 64, तो 6.4, Fs max is 6.4 न्यूटन्स। तो Fs आ रहा है 6 न्यूटन्स इन केस स्टैटिक फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग इट, इन केस स्टैटिक फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग इट, और Fs max 6.4 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन Fs, 6.4 इज ग्रेटर देन Fs, ग्रेटर देन 6, तो दैट मीन्स Fs जो है वो वाकई में सफिशिएंट है mg sin थीटा को बैलेंस करने में। Fs कितना चाहिए बैलेंस करने के लिए? 6 न्यूटन्स। अब आपको देखना है कि Fs जो है वो 6 न्यूटन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। Fs का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 0 to Fs max होता है, 0 to Fs max के बीच में जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो होगा, सेल्फ एडजस्टिंग है, लेकिन ओनली बिटवीन 0 to Fs max। तो ये 0 to Fs max आ रहा है 6.4, तो 0 to 6.4 इसका वैल्यू पॉसिबल है, और आपकी रिक्वायरमेंट 6 न्यूटन्स है, तो 6 तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो Fs इज सफिशिएंट टू बैलेंस mg sin थीटा, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको बैलेंस करने में, इसको बैलेंस करने के लिए Fs ने पहले ही काम कर दिया है, तो स्ट्रिंग जो होगी उसमें कोई खिंचाव नहीं होगा, और स्ट्रिंग में अगर कोई खिंचाव नहीं होगा तो टेंशन विल बी जीरो, टेंशन विल बी जीरो। अगर Fs max सपोज 5 न्यूटन आता, ओके, अगर Fs max 5 न्यूटन आता, तो यहां पर अगर 5 न्यूटन भी होता Fs max 5 न्यूटन, लेकिन mg sin थीटा 6 न्यूटन है, तो बैलेंस करने के लिए अभी भी आपको 1 न्यूटन चाहिए था, तो वो 1 न्यूटन जो है वो टेंशन फोर्स से आ जाता यहां पर। तो अगर Fs max 6 से कम होता तो जाके टेंशन फोर्स का रोल होता, तब जाके टेंशन फोर्स आ जाता, तब जाके रस्सी में खिंचाव आता, ओके, और रिमेनिंग फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर लेता, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन ही सारा बैलेंस पहले ही कर रहा है, तो टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो टेंशन 0 के बराबर होगा। रिमेंबर टेंशन इज ऑल्सो ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स फ्रॉम 0 टू द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो 0 की जरूरत है तो 0 ही है यहां पर, ओके, 0 की जरूरत है तो 0 ही है यहां पर। आई थिंक दिस इज इट, दिस इज ऑल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग KLP एग्जाम, ओके, डू वेल and remain calm during the exam, okay, remain calm during the exam. All the best. That'll do for this session. Thank you.